Dear student, today we will discuss about attack and panic disorder. What is panic attack and panic disorder and its causes, symptom and treatment, ये आज हम देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, DCM-5 के अकॉर्डिंग जो ये जो पैनिक अटैक है, पैनिक डिसऑर्डर है, वो क्या है, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर दैट इज़ द करेक्टराइज बाय, मतलब इसमें क्या होता है कि इंटेंस एंड रिकरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आते हैं। ठीक है, यानी कि इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र, जिसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, और बार बार आएंगे, और जिसका कि कोई मतलब एस्पेक्ट नहीं किया है, किसी भी समय आ सकते हैं। ठीक है, फियर एंड एंजाइटी कैन बी एबनॉर्मल रिएक्शन। तो फियर एंड एंजाइटी जो होता है एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है टू स्पेसिफिक सिचुएशन पे एंड स्ट्रेसफुल इवेंट पे, यानी कि वो हमको भी होता है, कभी भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि हमें डर लगे, घबराहट होने लगती है, तो वो हमको भी होता है। ये नॉर्मल होता है, ये कि फियर होना और उसके बाद चिंता होना कि अब क्या होगा, ये मतलब एक डर सा लगने लगेगा, लेकिन वो सबके साथ ये नॉर्मली रिएक्शन होता है। पर क्या होता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर होता है इसमें डिफरेंट होता है फ्रॉम द नॉर्मल फियर एंड एंजाइटी, यानी कि जो नॉर्मल फियर एंड एंजाइटी से इसमें क्या होगा, कुछ दूसरे तरीके का इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि बिकॉज ऑफ इट एक्सट्रीम एंड मे सीम टू स्ट्राइक आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, मतलब कि ये अचानक से, इसमें कोई इवेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन की ज़रूरत है। यहाँ पर ये अचानक ही कभी भी ये प्रकट हो जाएगा, कहने का मतलब कभी भी ये हो जाएगा, जबकि ये अगर ये पैनिक डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, और एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत ज़्यादा फियर होना और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, कि उसमें कुछ लक्षण अलग दिखने लगेंगे बॉडी में, और वो किसी भी समय हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर होता है, अ पर्सन जो होता है, अ पर्सन विद पैनिक डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज द सीवियर फीलिंग ऑफ टेरर, रैपिड ब्रीथिंग एंड रैपिड हार्ट रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जिसको पैनिक डिसऑर्डर आने वाले जो पर्सन होते हैं, जिनको पैनिक डिसऑर्डर आता है, तो वो किसका अनुभव करते हैं, वो उनको उनको वो अनुभव करते हैं सीवियर फीलिंग ऑफ टेरर, यानी कि ज़्यादा उनको घबराहट, मतलब डर का फीलिंग होता है, और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगी, रैपिड हार्ट रेट भी उनकी जो होती है वो तेज़ तेज़ सांसें चलने लगती हैं, जिसे बोलते हैं ना। एंड पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस दीज अटैक अनएक्सपेक्टली। इसमें क्या होता है, जो जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है, तो ये जो इनको ऐसा फील होता है अटैक अनएक्सपेक्टेडली, कि अनएक्सपेक्ट मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनको मतलब पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, तो इनको ऐसा फील होता है किसी भी समय ये हो सकता है, फॉर नो एपरेंट रीज़न, यानी कि कोई एक ऐसा रीज़न नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के किसी भी समय ये ऐसा अटैक सा महसूस करते हैं, ऐसा फील इनको होता है पैनिक डिसऑर्डर वालों को। बट दे कैन ऑल्सो बी प्रिसाइडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ ट्रिगरिंग इवेंट और सिचुएशन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बट दे कैन ऑल्सो बी प्रिसाइडेड। ठीक है, इससे भी मतलब इसमें ये होता है कि जब कभी इस प्रकार की जो कुछ इनको इवेंट मिल जाते हैं जिससे लाइफ थ्रेटनिंग हो या कोई डर की अनुभव हो, तो उसमें ये इनमें इनको ज़्यादा स्टार्ट होने लगेगा ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो लाइफ टाइम प्रेवलेंस एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 1.5 to 5% फॉर पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि जो पैनिक डिसऑर्डर वाले जो पर्सन होते हैं लाइफ टाइम रहता है उनमें, ये डिसऑर्डर की प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम ही रहती है, जो कि देखी जाती है कि 1.5 से 5% तक ये वाले पर्सन देखे जाते हैं जिनको कि पैनिक डिसऑर्डर है, एंड 3 to 5.6% जो होते हैं वो पैनिक अटैक वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन वुमेन आर मोर, अब इसमें लिखा है कि वुमेन आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड देन द मैन। ठीक है, ये जो मैन के कंपैरिजन में वुमेन को ज़्यादा देखने को मिलता है बाय 2 to 3 फोल्ड फैक्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पैनिक डिसऑर्डर होता है ये बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें डिसऑर्डर में। इसमें क्या होता है कि विद द हाईएस्ट इंसिडेंस इन द लेट अडोलसेंस। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या होता है लेट अडोलसेंस में होता है, यानी कि जब किशोरावस्था ख़त्म हो रही होती है तब ये होता है, और सेकेंड पीक इन द मिड 30s। और इसका जो सेकंड पीक होता है इसका, अगर यहाँ पे नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर भी हो सकता है, यानी बाई मॉडल होता है किसी भी समय, या तो ये इस समय भी हो सकता है लेट अडोलसेंस में, और या फिर ये मिड 30s में भी हो सकता है। ठीक है,
फिर इसके सिम्टम क्या होते हैं कि जो मैनी पीपल होते हैं लिविंग विद पैनिक डिसऑर्डर डिस्क्राइब फीलिंग एज दो दे हैव अ हार्ट अटैक। उनको ऐसा लगता है, दो उन पेशेंट को जिनको कि पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा ऐसा उन्हें फील होता है जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक की फीलिंग होती है उन्हें। और उन्हें लगता है कि और नो वर्ज ऑफ डाइंग, कि वो अब मरने जा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो अब मरने की कगार पे हैं। एंड एक्सपीरियंस सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। और उनको चाहे वो ये वाले हो चाहे कुछ भी हो, उनको क्या होता है, डिसऑर्डर वाले पर्सन को ये तो सब होता ही है। एक तो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम सी उन्हें लगती है और उन्हें लगता है वो बस ख़त्म ही होने वाले हैं। और दूसरा ये चेस्ट पेन हो गया, डिजीनेस हो गई, ये सब उनको लगता है, यानी कि चक्कर आना, छाती में दर्द होना, और उनको एक्सट्रीम टेरर यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना, सडनली विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग साइन के, यानी कि कोई भी उनको पहले से नहीं पता रहता कि हल्का हल्का ये होगा, अचानक से उनको अंदर ऐसे लक्षण देखने के लगते हैं घबराहट वाले। और नमनेस इन द हैंड एंड फीट, उनको सुन लगते हैं, हाथ पैर भी सुन होने लगते हैं, जैसे जब डर की फीलिंग होती है तो कहते हैं नहीं सुन पड़ गया, इस तरीके से। और पाउंडिंग हार्ट हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा तेज़ चलेगी, रैपिड ब्रीदिंग होने लगेगी, सांसें भी तेज़ तेज़ चलेंगी, ज़्यादा पसीना आएगा, और ट्रिबलिंग होने लगेगी, यानी कि कपकपाहट और वीकनेस भी होने लगेगी। ठीक है, तो यही है पैनिक डिसऑर्डर में, तो यही है, देख लीजिए आप कि स्वेटिंग हो रही है, एबनॉर्मल पर्सपायरेशन, ये सब वही है कि फीलिंग ऑफ फेंट हो, जैसे लगता है बेहोश होने को लग रहे हैं। और उसमें एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट लगने लगेगा। एंजाइना पेक्टोरिस जैसे कि हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम ना, और यहाँ पे हार्ट अटैक वाला लगने लगा। रैपिड पल्स और हार्ट पल्पिरेशन, हार्ट जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चलेगा, छाती में दर्द लगेगा और पल्स तेज़ चलेगी। एंड हॉट एंड कोल्ड की फीलिंग लगेगी उनको, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म हो सकता है। और यहाँ पे को क्या लगेगा उनको, फियर ऑफ डेथ, क्या वो मरने ही वाले हैं, ऐसा उनको लगने लगता है। और सॉलिंग होने लगती है, सॉलो ब्रीदिंग, यानी कि निगलने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी उनको। और हैंड और जो आर्म और लेग होते हैं वो भी कैसे लगने लगते हैं, कपकपाहट से लगने लगेंगे, हिलने से लगते हैं। और उनको क्या लगेगा, अपसेट स्टमक है, नौजिया लगने लगे, मतलब कि वॉमिटिंग आने को होती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ऑल द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, यानी कि ऐसा अंडरस्टूड नहीं, मतलब अभी मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका, ऐसा इसमें अभी अननोन है एग्जैक्ट कॉज। तो फिर इसमें क्या है, सबसे पहले अननोन लिख दोगे, उसके बाद क्या है कि मैनी जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो बिलीव करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो जितने भी रिसर्चर है या डॉक्टर्स हैं या जो भी इसमें काम करते हैं, तो उनका क्या मानना ये है कि जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट की वजह से कोई एनवायरनमेंट ऐसा उनको मिल रहा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, उसके वजह से ये हो सकता है। या उनका बायोलॉजिकल, यानी कि फैमिली में किसी को हेरिडिटी में तो हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनको दिमाग में इस तरीके की प्रॉब्लम पहले से ही बैठ गई है कि उनको बचपन में कुछ इस तरीके से टॉर्चर हुआ हो तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ गया, या फिर उस उन फैक्टर्स की वजह से भी, या फिर यही सारे रोल उनको ये जो है ये काफ़ी प्ले करते हैं, मतलब ये रोल इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये देख लीजिए, अब एज है तो इसमें अब आप इसको हेडिंग वाइज लिख सकते हैं कि एज में क्या होगा कि ये बिटवीन 18 टू 35 एज में इसमें डेवलप होता है। जेंडर में ये ज़्यादातर फीमेल में होता है मोर देन मेल। और जेनेटिक में आप देख लीजिए कि जो क्लोज फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज बायोलॉजिकल फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा अगर पैनिक डिसऑर्डर है तो वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इन डिसऑर्डर को जो होता है क्लोज रिलेटिव और कि जो पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनके बच्चों को। अगर ट्रॉमा वाली पर्सन है, जैसे कि किसी को ट्रॉमेटिक इवेंट, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ उनके साथ, वो ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं, मतलब उनको ऐसा पेन फील हुआ है। पेन मतलब होता है कि उस दर्द से गुजरे हैं जो महसूस मतलब उनको बचपन में मिला हो या कभी, तो उसका उनको अनुभव रहा है, तो वो भी फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो उनको भी ये रिस्क होता है कि वो पैनिक डिसऑर्डर या ये इंक्रीज रिस्क होता है पैनिक डिसऑर्डर का। ठीक है, फिर है लाइफ ट्रांसिशन, यानी कि या उनकी लाइफ में कोई अचानक से परिवर्तन हुआ हो, चेंजेज हुआ हो, जैसे कि डिफ़िकल्टी आई हो उनकी लाइफ में, कोई लाइफ इवेंट में कि जॉब चली गई हो या किसी की डेथ हो गई है लव वन की ना, जिसमें ये लाइफ ट्रांजिशन यानी कि इस डिफ़िकल्टीज़ में उसमें आ जाता है कि किसी की डेथ हुई हो, या किसी उनका कोई डिवोर्स हो गया हो, या मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उन्होंने अपनी जॉब लॉस कर दी जैसे आपने कोविड में देखा था, या फिर इंक्रीज़ मतलब इन्हीं को क्या होता है, ज़्यादा इस तरीके की जो इवेंट होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होता है ये पैनिक डिसऑर्डर होने के। ठीक है, या फिर एक्सक्यूज़ मी,
माल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि उनके जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसी की बनावट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि जो एमिगडाला होता है, यानी कि एक पार्ट होता है ब्रेन का, तो या फिर जो हार्मोनल एड्रेनल जो ग्लैंड होती है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनके वजह से क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होगा सर्टन केमिकल का, यानी कि जितना हमारी नॉर्मल ग्रोथ हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो रहा है कुछ केमिकल्स का, हार्मोन्स का। तो उससे क्या होगा कि फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये कॉज होगा। उसके अलावा कुछ ये जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, इमेजिंग स्टडी हैव शोन दैट दोज विद पैनिक डिसऑर्डर, मतलब जो इसमें इमेजिंग स्टडी यानी कि जैसे कि जब ये करते हैं ना, ब्रेन की स्टडी करते हैं, जैसे कि एमआरआई और जो सीटी स्कैन वगैरह जो भी इसमें स्टडी करते हैं, तो पैनिक डिसऑर्डर वाले पर्सन का देखा गया है कि उनको जो 10 to 20% जो होता है उनमें लेस गामा एक्टिविटी होती है ब्रेन में, एंड देन दोज विदाउट द कंडीशन, यानी कि जिन पर्सन में ये वाली कंडीशन नहीं होती पैनिक डिसऑर्डर की, और जिन उनसे बहुत मतलब 10 से 20% तक गामा एक्टिविटीज उनमें कम होती है नॉर्मल से, ठीक है। देयर इज़ सम एविडेंस टू सजेस्ट हाइपोग्लाइसीमिया, और कुछ एविडेंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या माइट्रल वॉल प्रोलैप्स हो गया, या ये जो लेब्रेंथाइटिस हो गई, या फिर फिनोक्रोमोसाइटोमा हो गया, ये इसके वजह से भी क्या होता है अग्रावेट पैनिक डिसऑर्डर, ये जो पैनिक डिसऑर्डर के ये भी कारण होते हैं कि उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट होंगे, लाइफ ट्रांजिशन यानी कि लाइफ में कुछ चेंजेस हो गया, जैसे मैंने आगे बताया था, हमारी स्लाइड में देखा था, और एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, या थिंकिंग इन अ वे दैट एग्जीक्यूट, या फिर कुछ ऐसी थिंकिंग है जो कि उनके जो उसको इमोशन को इंक्रीज करती है, जो नॉर्मल बॉडीली रिएक्शन को क्या करती है चेंज करती है, तो ये भी क्या करते हैं पैनिक डिसऑर्डर को बढ़ाने के कारण होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे कि पहला कारण तो अननोन है, दूसरा जेनेटिक, मेजर स्ट्रेस और टेम्परामेंट, ठीक है। तो जो टेम्परामेंट जिस मोर सेंसिटिव जो पर्सन होते हैं टू स्ट्रेस के, जिनको स्ट्रेस और ये फियर वगैरह जो भी मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, तो उससे उनका नेगेटिव इमोशन ज़्यादा उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो उनको भी ज़्यादा ये कंडीशन हो सकती है पैनिक डिसऑर्डर की। या फिर सडन चेंजेस हो गए लाइफ में, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, या फिर ब्रेन में कुछ चेंजेस हो गया उनके पार्ट ऑफ द ब्रेन में फंक्शन में, तो भी ये कॉज होता है। फिर पैनिक अटैक में कम ऑन सडनली एंड विदाउट वार्निंग, ये जो पैनिक अटैक होता है ये सडनली होता है बिना किसी वार्निंग के, बट ओवर टाइम दे यूजुअली ट्रिगर्ड बाय द सर्टन सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो होता है अचानक और बिना किसी वार्निंग साइन के होता है, और लेकिन जो समय के साथ साथ बिना किसी उसके क्या होता है ये सर्टन सिचुएशन में और ज़्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है। सम रिसर्चर सजेस्ट, कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ मतलब रिसर्च किया गया तो ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी होती है वो नेचुरल फाइट और फ्लाइट होती है, नेचुरल फाइट और फ्लाइट करती है, यानी कि लड़ो या मरो, ऐसा एक है ना। तो बॉडी क्या करती है जब भी कभी उनको ऐसे डेंजर सिचुएशन में आती है तो वो क्या करती है, या तो फाइट करेगी उसके संग, या तो वो भागेगी, यानी कि भागना है या तो लड़ना है, ठीक है। तो उसमें जो होता है ये पैनिक अटैक इन्वॉल्व हो जाता है उसमें भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बियर है, मतलब कोई भालू है और वो आपके पीछे पड़ा है, तो क्या होगा कि बॉडी जो होती क्या करती है उसमें रिएक्ट करती है उसी के अनुसार, तो वो उस समय क्या होता है हमारी बॉडी भी अपना काम करती है, उसमें भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी जो हार्ट रेट होती है, ब्रीदिंग होती है, वो चेंज हो जाती है, उसमें वो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, और क्या होता है योर बॉडी प्रिपेयर्ड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, और हमारी बॉडी क्या होती है लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि जो भी उसके आगे मतलब उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि उसकी हार्म हो सकती है उसको, तो उसके लिए वो तैयार रहती है, प्रिपेयर कर लेती है, यानी कि उसको लड़ेगी या तो उसको भगाएगी, इस तरीके का काम वो करने लगती है, तो धड़कन भी बढ़ने लगती है, पल्स रेट बढ़ जाएगी, इस तरीके से चेंजेस अटैक आते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द सेम रिएक्शन अकर इन द पैनिक अटैक, ठीक है। और यही सेम रिएक्शन किस में होते हैं पैनिक अटैक में भी देखने को मिलता है। या तो ये तो नॉर्मल है कि जब किसी के आगे कुछ आ रही घटना तो उसके सबके संग ऐसा होता है, और यही सारे रिएक्शन जो होते हैं पैनिक अटैक में भी देखने को मिलते हैं, बट इट्स अननोन, लेकिन ये कुछ कारण है जो कि अननोन है कि वाई अ पैनिक अटैक अकर व्हेन देयर इज़ नो ऑब्वियस डेंजर
प्रेजेंट। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि मतलब अभी तक ये पता नहीं है कि पैनिक अटैक तब क्यों आते हैं जब कोई भी डेंजर प्रेजेंट नहीं होता है, तब भी ये किसी किसी को आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है लेकिन फिर भी आ रहा है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? सिम्टम ऑफ पैनिक जो डिसऑर्डर होता है ऑफन स्टार्ट इन लेटर टीनेजर्स, यानी कि टीनेज और अर्ली अडल्टहुड में जैसे हमने देखा था, और मोर वुमेन देन मैन, यानी कि वुमेन में ज़्यादा होगा, मैन में कम होगा, और अर्ली अडल्टहुड में होगा। फिर इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं रिस्क को, मतलब ये जो पैनिक अटैक का जो डिसऑर्डर का जो रिस्क है उसको डेवलप करने के लिए, पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें कि आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि किसी की फैमिली में ही अगर ये देखने को मिल रहा है ये वाली प्रॉब्लम, तो उसमें भी ये ज़्यादा देखने को रिस्क होता है कि उनके फैमिली में फिर ये चलता रहता है। और या फिर मेजर लाइफ स्ट्रेस, मेजर लाइफ स्ट्रेस किसी के लाइफ में आ गया, जैसे कि डेथ हो गई किसी पर उनके लव वन की, या सीरियस इलनेस है उनके लव वन का, तो भी ये इस लाइफ स्ट्रेस में भी ये वाली डिसऑर्डर या अटैक आते हैं। या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट, यानी कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट को वो महसूस करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ हुआ या फिर सीरियस एक्सीडेंट हुआ, तो भी ये लाइफ जो ट्रॉमेटिक इवेंट उनको झेला है तो भी ये वाली उनके अंदर सिम्टम आएंगे। फिर है मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, और कोई भी मेजर चेंजेस हो गया उनके लाइफ में, जैसे कि डिवोर्स होना, या फिर एडिशन ऑफ द बेबी, अगर उनके घर में कोई न्यू बॉर्न आया है या फिर डिवोर्स हुआ है तो भी ये चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं थे बेबी के लिए, तो फिर अचानक कि उनके अंदर घर में कोई बेबी आ जाए तो भी ये कभी कभी इस तरीके की चेंजेस उनके फिजिकली देखने को मिलता है। फिर है स्मोकिंग और एक्सेसिव कैफीन इनटेक, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मोक करना या फिर कैफीन इनटेक करने से भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। देन हिस्ट्री ऑफ द चाइल्डहुड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, यानी कि ये जब वो बच्चे थे चाइल्डहुड में उनके संग फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री है तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि रिस्क फैक्टर है कि ऐसा हो सकता है बाद में उनके साथ डिसऑर्डर वाली ये जो पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे? तो जो पैनिक डिसऑर्डर होता है उसको पता लगाने के लिए जो डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर विल डिटरमाइन इफ़ यू हैव पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि वो देखते हैं कि पैनिक अटैक है, पैनिक डिसऑर्डर है, या फिर कोई अनदर कंडीशन है, यानी कि कोई और फिजिकल प्रॉब्लम है, बीमारी है, जैसे कि हार्ट की या थायराइड प्रॉब्लम, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी ये वाली पता लगाते हैं विद सिम्टम दैट रिजेंबल पैनिक अटैक, जो कि जिनका कि क्या हो रहा है, पैनिक अटैक से उनके सिम्टम मिल रहे हैं। जैसे कि टू हेल्प पिन पॉइंट डायग्नोसिस यू मे हैव अ कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री, तो वो इसको पता लगाने के लिए बिल्कुल सही से इसको पता लगाना पड़ता है कि ये है क्या। तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री उसकी लेनी पड़ेगी, कि उस घर में किसी को है क्या और किस तरीके के उनके सिम्टम आ रहे हैं। फिर उसमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, करते हैं, जैसे कि चेक करेंगे थायराइड और अनदर पॉसिबल कंडीशन, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई और फिजिकल कंडीशन बीमारी है तो उसका पता लगाना पड़ेगा। कि टेस्ट ऑन हार्ट, अब इसमें हार्ट का भी टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ईसीजी, ईकेजी वगैरह, जिससे कि पता चलेगा कि हार्ट क्यों ज़्यादा पल्पेट करता है या बीट क्यों ज़्यादा, हार्ट बीट तेज़ होती है या धड़कन तेज़ हो रही है, पल्स रेट तेज़ हो रही है, तो इस तरीके से ईसीजी ईकेजी से हार्ट रेट का भी पता चलेगा। और साइकोलॉजिकल इवाल्वेशन टू टॉक अबाउट योर सिम्टम, और उसके बाद उनके साइकोलॉजिकल इवाल्वेट करना पड़ेगा, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, कुछ बात करनी पड़ेगी, जैसे कि फियर के रिगार्डिंग उनसे बात करनी पड़ेगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के रिगार्ड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और यानी कि कोई उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, या कोई उनको किसी तरीके की ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है क्या उनके पास उनके साथ, या फिर सिचुएशन यू मे बी अवॉइडिंग और फैमिली हिस्ट्री, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसको कि वो अवॉइड करते हों, जिससे कि उनको लगता होगा, ये हिस्ट्री में पूछना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके साथ, जिसके पास या जिसको करने से उनको ऐसे सिम्टम आते हैं तो उसको वो अवॉइड करते हैं, यानी कि उससे वो नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो ये सब इसमें आ जाएगा। यू मे फिल आउट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ असेसमेंट और क्वेश्चनर, और उसके बाद उनसे कुछ साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल सेल्फ असेसमेंट करने के लिए उन करना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ क्वेश्चनर भी कर सकते हैं, उनसे कुछ फिल करवा सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। और यू ऑल्सो मे बी आस्क्ड अबाउट द अल्कोहल और अदर सब्सटेंस अब्यूज़, और उनसे कुछ क्वेश्चन भी
पुट अप किए जा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल के बारे में पूछा जा सकता है या सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। एंड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, और फिर क्राइटेरिया क्या होता है डायग्नोस करने का पैनिक अटैक को। एक तो वो सारे हैं जो अभी हमने पढ़े, उसके अलावा नॉट एवरीवन हु हैव पैनिक अटैक हैज़ पैनिक डिसऑर्डर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को जो पैनिक अटैक है उसको पैनिक डिसऑर्डर भी होगा। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर द जो डायग्नोस करने के लिए जो पैनिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग जो पब्लिश की गई है अमेरिकन सोसाइटी, ये जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा, उसमें कुछ नीचे पॉइंट दिए गए हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इसको पैनिक डिसऑर्डर है क्या नहीं है। तो इसमें ये पॉइंट है कि यू मे हैव फ्रीक्वेंट और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, यानी कि जिसको पैनिक अटैक होता है तो उसको ये बार बार आते हैं, और अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना महसूस, मतलब बिना इसके अनएक्सपेक्टेड, जिसका कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, अंदाज़ा भी नहीं था, अचानक आ जाना ये होता है अटैक में। और एटलीस्ट वन ऑफ योर अटैक हैज़ बीन फॉलोड बाई 1 मंथ, ठीक है। यानी कि 1 महीने में जो होता है, जैसे एक आया अटैक तो उसके बाद वो दूसरा भी उसको आएगा 1 महीने के अंदर, या फिर उससे ज़्यादा, महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। ऑन गोइंग वरी अबाउट द हैविंग अनदर अटैक, तो उससे क्या होगा कि जब 1 महीने में अटैक आ रहा है और फिर दूसरा अटैक भी उसको आ रहा है उसी के बाद, तो क्या होगा कि वो वरी रहेगा दूसरे महीने, मतलब उसको क्या रहेगा, हमेशा उसको चिंता बनी रहेगी दूसरा अटैक आने की, क्योंकि उसको पता है कि अब कोई दूसरा भी आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू फियर, उसको हमेशा क्या रहेगा, डर बना रहेगा ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द अटैक, इस अटैक की, सच एज द लॉसिंग कंट्रोल, जिसमें कि क्या करता है कि उसका कंट्रोल, उसका जो कंट्रोल खो जाता है। हैविंग हार्ट अटैक, और मतलब उसको ये लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, और जिससे कि वो क्या रहता है, क्रेजी रहता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, यानी कि चिंतित हो जाएगा, पागल सा हो जाना, जिससे कि अब मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, आएगा इस तरीके का, या आ रहा है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर बिहेवियर, और उसके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, सच एज द अवॉइडिंग सिचुएशन, जैसे कि कुछ सिचुएशन होती है जिसको कि वो अवॉइड करता है, दैट यू थिंक में ट्रिगर द पैनिक अटैक, जिससे उसको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन में जाके घबराहट होने लगती है और मेरे सिम्टम जो होते हैं चेंजेज होने लगते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, ये वो डर लगना, फियर होना, तो उसको भी वो क्या करता है, उस सिचुएशन को वो अवॉइड करता है। तो अगर वो कोई पर्सन है जिसको वो अवॉइड कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा उसको हार्ट अटैक की तरह आ रही कि वो क्रेजी हो जा रहा है उसके लिए, और अपना लॉस खो रहा है, अटैक मतलब जब ये आ रहा है तो अपना कंट्रोल भी खो ले रहा है, और 1 महीने में एक बार आ रहा है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू दूसरा आ रहा है, और फिर वो इस तरीके से उसकी लाइफ में चेंजेस आता रहता है। तो ये एक डायग्नोस करने का एक तरीका भी हो सकता है। एंड योर पैनिक अटैक आर नॉट कॉज बाय द ड्रग, और दूसरा ये है कि कोई जो पैनिक अटैक है वो किसी ड्रग की वजह से नहीं आया है, ना अनदर सब्सटेंस यूज़, या फिर कोई और सब्सटेंस की वजह से नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि अ मेडिकल कंडीशन, अनदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है कि जो ये पैनिक अटैक है ये ना किसी ड्रग की वजह से है, ना कोई सब्सटेंस यूज़ जैसे कि अल्कोहल या कोई ड्रग यूज़ करी उसकी वजह से भी नहीं है, कोई बीमारी की वजह से भी नहीं है, और ना ही कोई अनदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको, यानी कि दिमागी तरीके से कोई बीमारी है उसकी वजह से भी नहीं है, जैसे कि सोशल फोबिया है या OCD है, ये OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन सब के वजह से ये नहीं है। तो तब भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पैनिक अटैक जो होता है इनकी वजह से नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, कोई ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको यही है कि पैनिक डिसऑर्डर ही है। देन इफ़ यू हैव पैनिक अटैक बट नॉट अ डायग्नोज, अगर उसको क्या है, पैनिक अटैक है, हो रहा है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ है पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। इफ़ यू हैव पैनिक अटैक बट नॉट अ डायग्नोज पैनिक डिसऑर्डर, अगर किसी को पैनिक अटैक है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हुआ है कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है, तो यू कैन स्टिल बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पैनिक अटैक बताया है लेकिन पैनिक डिसऑर्डर नहीं बताया, कि पैनिक अटैक तो है लेकिन पैनिक डिसऑर्डर अभी नहीं हुआ है, तो उससे क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसमें इसको आराम मिल जाएगा। इफ़ पैनिक अटैक आर नॉट ट्रीटेड, अगर ये पैनिक अटैक ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा कि कैन गेट वर्स एंड डेवलप इनटू पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया। तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये इसकी और ज़्यादा ये बिगड़ जाएगा और पैनिक डिसऑर्डर में ये और फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर साइको पैथोलॉजी सी, इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे ये इसको
मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे थ्योरीज हैं जिससे कि पता चलता है कि ये पैनिक डिसऑर्डर है, कि पैनिक अटैक है। तो सेवरल मॉडल हैव बीन, बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसे थ्योरीज भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, जो कि साइकोपैथोलॉजी यानी कि कैसे बीमारी बढ़ रही है, ये किस कारण से हो रही है, तो उसका जो रीज़न होता है वो बताया जाता है। तो वो पैनिक डिसऑर्डर का तो कुछ इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा, जैसे कि जैसे कि सीरो सीरोटोनर्जिक मॉडल हो गया, सीरोटोनर्जी मॉडल एंड द कैटाकोलामाइन मॉडल, और द ये एक तो हो गया द लैक्टेट मॉडल, द गाबा मॉडल। अगर आपको इसको डिटेल पढ़ना है तो मैंने नोट्स दिए हैं हिंदी में भी, इसको एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला सिर्फ मॉडल के नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। न्यूरो एनाटॉमिकल मॉडल और जेनेटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये तो मॉडल के नाम आप लिख सकते हैं, कुछ थ्योरीज मॉडल के। और ये जो साइकिल भी आप एक नोट में ये भी बढ़ा सकते हैं कि पैनिक साइकिल क्या होता है, कि पहले एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, फिर एंजाइटी हुई उसे किसी भी रीज़न से, फिर उसमें क्या हुआ, पैनिक अटैक में आने उसको चेंज हो गया, जैसे सिम्टम विम्टम आने लगे बॉडी में, फिर उसको दूसरा कुछ और फियर हो गया किसी और चीज़ का, तो मोर एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का लेवल इंक्रीज हो गया, फिर दूसरा अटैक आ गया उसको, तो इस तरीके से ये मोर फियर हो गया, फिर और ज़्यादा फियर हुआ, तो इस तरीके से ये आते आते फिर क्या हो जाएगा, ये इसका एक साइकिल होता है, और इसको ट्रीट कराया तो ठीक है, अदरवाइज पैनिक डिसऑर्डर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके टाइप क्या है पैनिक अटैक के, तो ये दो टाइप से होता है, एक तो होता है अनएक्सपेक्टेड और एक होता है एक्सपेक्टेड, जैसे कि इनके नाम से ही लग रहा है ना। तो जो पैनिक डिसऑर्डर होता है, मोर कॉमन एक्सपीरियंसेस अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, बट सम डू एक्सपीरियंस बोथ टाइप ऑफ। ठीक है, तो जो अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड दो तरीके के होता है। जो पीपल होते हैं पैनिक डिसऑर्डर वाले, वो ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड वाला पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको इसका ज़्यादा अनुभव होता है, मतलब अचानक से ये इनको ये घबराहट वबराहट होने लगती है, चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में। और कुछ तो जो होते हैं दोनों ही टाइप का ये फील करते हैं, यानी कि कभी कभी उनको एक्सपेक्टेड भी होता है, उन्हें पता रहता है मुझे अब अटैक आ जाएगा, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी होता है। तो जो अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होता है, ये कब होता है, सडनली होता है, विदाउट एनी व्हेन एक्सटर्नल और इंटरनल क्रूज। ये अनएक्सपेक्टेड वाला जो होता है ये अचानक होता है, बिना किसी रीज़न के अचानक ही होता है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कारण इसके लिए नहीं होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहें तो द सेम इज हैपन आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि किसी भी समय हो सकता है, अगर दूसरे वर्ड में इसको बोलें कि जब आप रिलैक्स हैं, सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं, तब भी ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होता है वो क्या होता है कि अकर व्हेन समवन इज एक्सपोज टू सिचुएशन, जब कोई किसी सिचुएशन के सामने आता है, उसके सामने वो जो ऐसी सिचुएशन होती है जिसके सामने वो अटैक उसको आने वाला होता है, डर का सिचुएशन, तब ये होता है एक्सपेक्टेड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे कैरी फियर, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आई और उससे उसको क्या हुआ, फियर हुआ। एग्जाम्पल देखें तो हैविंग अ पैनिक अटैक ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड प्लेन, अगर इसका एग्जाम्पल के मेन अगर आप देखें तो जब एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उस समय पैनिक अटैक आता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसमें होते हैं लेफ्ट अनट्रीटेड पैनिक अटैक, अगर पैनिक अटैक को ट्रीट ना किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा कि इसमें हमारे बॉडी के बहुत जो ये एंड पैनिक डिसऑर्डर को में क्या होगा, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, मतलब इसको रोकथाम ना की जाए, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ द लाइफ, हमारी लाइफ की बहुत सारे एरियाज़ को ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। यू मे बी अफ्रेड फॉर हैविंग मोर पैनिक अटैक दैट यू लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर और रनिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जो चल रही होती है, और जो हमारी फियर है, ये कांस्टेंट फियर होता है इसमें, मतलब ये कंटिन्यू फियर बना रहेगा, डर बना रहेगा, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, जो चल रही होती है अच्छी लाइफ, उसमें डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशन पैनिक अटैक के जो होते हैं ये नीचे लिखे हैं। तो इसमें होता है डेवलप ऑफ स्पेसिफिक फोबिया। अब इसमें स्पेसिफिक फोबिया
फोबिया डेवलप हो सकता है, जैसे कि फियर ऑफ ड्राइविंग, यानी कि ड्राइव करने से डर लगेगा उसको, और लिविंग मतलब अपने घर को छोड़ने से डर लगेगा। अब घर ही नहीं छोड़ेगा तो काम कैसे करेगा, ड्राइविंग से डर लगेगा। मतलब ये ऐसे स्पेसिफिक फोबिया ये हो सकता है। किसी स्पेसिफिक का मतलब था किसी चीज़ से उसको डर बढ़ जाएगा कि उस चीज़ से फिर उसको अवॉइड करने लगेगा, ठीक है, जिससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड फ्रीक्वेंट मेडिकल केयर ऑफ हेल्थ कंसर्न एंड अनदर मेडिकल कंडीशन। और क्या होगा कि फ्रीक्वेंट मेडिकल केयर, वो बार बार क्या करने लगेगा, डॉक्टरों के चक्कर काटना, अपने बारे में पूछताछ करना, मेडिकल कंडीशन कुछ जांचें कराना, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरीके से। तो अवॉइड ऑफ सोशल सिचुएशन, और सोशल सिचुएशन को भी अवॉइड करेगा, सोसाइटी में जाना उठना बैठना बंद करना कर देगा। और प्रॉब्लम होगा उसको अपने स्कूल और वर्क में भी, क्योंकि उसको हर समय ये अटैक आने की टेंशन रहेगा। एंड डिप्रेशन होगा, उसको डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। और क्या होगा कि अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी उसको डेवलप हो सकते हैं, जैसे फोबिया होगा, जैसे अभी देखा आपने। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइडल, अब जब कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको सुसाइडल जो थॉट्स होते हैं वो भी आने लगते हैं, उसका भी रिस्क होता है उसको। एंड अल्कोहल और अदर सब्सटेंस मिसयूज़, फिर वो क्या करता है, इन सब से बचने के लिए अल्कोहल का सहारा लेगा या अदर सब्सटेंस को यूज़ करेगा, तो मिसयूज़ करेगा उसका, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में उसको लेना शुरू करेगा। और फाइनेंशियल, अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उसको होगी। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई देयर इज़ नो श्योर वे टू प्रिवेंट पैनिक अटैक, तो आप इसको कोई ऐसा श्योर नहीं है कि आप इसको कैसे इस पैनिक अटैक से प्रिवेंट हो सकते हैं या फिर पैनिक डिसऑर्डर से। तो हाउएवर कुछ भी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे रिकमेंड किया गया कि ये आपको हेल्प कर सकता है कि प्रिवेंट करा सकते हैं। एक तो हो गया कि गेट ट्रीटमेंट फॉर पैनिक अटैक एज सुन एज पॉसिबल, जब पैनिक अटैक आता है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो क्या हेल्प करेगा, स्टॉप करेगा उसको, मतलब रोकेगा फ्रॉम द गेटिंग वर्स, यानी कि ख़राब होने से बचाएगा। और बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, या बार बार आने से भी रोकथाम करेगा, ठीक है। और क्या करना चाहिए, स्टिक विथ योर ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्टली अपना जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा कि उनको जो बार बार ये प्रॉब्लम होती है इसको रोकथाम करेगा, रोकेगा, और बिगड़ने से उसको कम करेगा, यानी कि जो पैनिक सिम्टम आ रहे थे वो उसको रोकेगा, कम करेगा उसको, ठीक है। एंड जो भी ये अगर ट्रीटमेंट को, कुछ लोग होते हैं कुछ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसका कि काफ़ी देर देर में इफेक्ट आता है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और गेट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, एंजाइटी जो होती है वो दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव होगा। एंड लाइफ एंड होम रेमेडीज़, कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और होम रेमेडीज़ भी उसको यूज़ करनी चाहिए, घरेलू चीज़ें, जिससे कि पैनिक अटैक कम हो। तो पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर को बेनिफिट के लिए उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ जो दीज सेल्फ केयर स्टेप भी लेने चाहिए, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा मैनेज सिम्टम को मैनेज करने के लिए। एक तो कंटिन्यू करे अपने ट्रीटमेंट को जो भी उसको मिला गया है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इसकी कुछ अपने घरों की चीज़ें भी उसको यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसको मतलब आराम मिलेगा। और उसकी जो भी ट्रीटमेंट, जो भी इसके लक्षण बढ़ रहे हैं उसको रोकथाम होगी उसमें, ठीक है। एंड जॉइन द सपोर्ट ग्रुप, और अपने जैसे कुछ लोग जिनको कि ये वाली प्रॉब्लम है उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि जो भी ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनके साथ उठने बैठने से भी उसको थोड़ा सी माइंड डाइवर्शन थेरेपी टाइप की मिल जाएगी, ठीक है। और अवॉइड करना चाहिए यानी कि कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, और ये जो इंक्रीजिंग ये जो रिक्रिएशनल ड्रग है, ये जो मतलब जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं, वो सारी चीज़ों को रोकना चाहिए, मतलब लेना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जो कि क्या कर सकते हैं, पैनिक अटैक को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, इसके अंदर इसको टेक्निक के अंदर आएगा कि योगा वगैरह करना चाहिए उसको, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि ये उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। एंड फिजिकल एक्टिविटी उसको एक्टिव रहना चाहिए उसको, जिसमें कि जो होता है उसका मूड जो में इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका मूड थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। एरोबिक एक्टिविटी जिसमें यूज़ करनी चाहिए। एंड गेट सफिशिएंट स्लीप, और उसको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जिससे कि वो ड्राउजी फील ना करे, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव मेडिकेशन, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो होता है सम डाइटरी सप्लीमेंट्स, और जो ये हैव बीन स्टडीज टू ट्रीटमेंट फॉर पैनिक डिसऑर्डर, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जिससे कि
ये पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो बट मोर रिसर्चर इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क ऑफ बेनिफिट, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर ने इसके अंडरस्टैंड और रिस्क यानी कि इसके कुछ रिस्क भी हैं और कुछ बेनिफिट भी हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर्ब जो प्रोडक्ट्स होते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आर नॉट मॉडिफाइड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एफडीए है उन्होंने इसको जो हर्ब और ये जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं इन्होंने इसको मॉनिटर नहीं कर रखा, सॉरी मॉनिटर मतलब होता है वो इन्होंने इसको चेक नहीं किया हुआ है, मतलब वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर नॉट ऑलवेज, यानी कि यू कांट ऑलवेज बी सर्टन ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग एंड वेदर जो होता है इट्स सेफ, यानी कि वो ये कितना सेफ है कितना नहीं है इसकी गारंटी वो नहीं ले सकते, यानी कि इससे आपको ये नहीं पता चल सकता है। तो बिफोर ट्राइंग, इसलिए क्या करना है, इसको ट्राइंग करने से पहले हर मेडिसिन को, यानी कि जो हर्बल मेडिकेशन होती हैं डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, इसको यूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर से इसकी परमिशन लेनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो सम ऑफ द दीज प्रोडक्ट्स कैन इंटरफेयर, ये जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं किसमें, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है उसमें कुछ ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और कॉज कर सकते हैं डेंजर इंटरेक्शन। और ये मेडिकेशन भी ले रहे हैं और हर्ब मेडिकेशन भी ले रहे हैं, मतलब हर्ब और सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए कोई भी चीज़ लेने से पहले, ठीक है। ट्रीटमेंट में पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट लेने में ये हेल्प करता है, इसको इसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को कम करेगा और बार बार जो हो रहा है उसको कम करेगा, ठीक है, पैनिक अटैक, और इम्प्रूव करेगा हमारे जो डेली लाइफ की काम काज हैं, हमारी डेली लाइफ की जो रूटीन वर्क है उसमें ये इम्प्रूव करेगा। मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन आर, इसमें जो मेन होता है वो होता है साइकोथेरेपी और मेडिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो ये बोथ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में भी रिकमेंडेड, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि साइकोथेरेपी से ही सही हो जाए या मेडिकेशन से ही, तो दोनों टाइप की थेरेपी इसमें लेनी पड़ती है, दोनों टाइप का ट्रीटमेंट इसमें लेना पड़ता है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डिपेंड करता है हिस्ट्री पे, सीवियरिटी पे, यानी कि हिस्ट्री में कितना देख के पता चलेगा सीवियरिटी कितनी है और पैनिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, इस पे पता चलेगा। असिस्ट टू थेरेपीज हु हैव इस स्पेशल ट्रेनिंग और ट्रीटिंग पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो थेरेपिस्ट होते हैं जो कि जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है इसको ट्रीट करने के लिए पैनिक डिसऑर्डर को, उनसे भी क्या कर सकते हैं, इसमें असिस्ट उनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें पैनिक डिसऑर्डर इसमें जो होता है साइकोथेरेपी और कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, मेडिकेशन भी होती है इसमें जो कि कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं साइकोथेरेपी। और साइकोथेरेपी फॉर पैनिक डिसऑर्डर कैन इंक्लूड सेवरल डिफरेंट अप्रोचेज इंक्लूड, अब साइकोथेरेपी के अंदर भी बहुत सारे अप्रोचेज होती हैं, जैसे कि सीपीटी हो गया, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें यूज़ करते हैं, जो कि हेल्प करता है कि न्यू वे में, मतलब कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करेगा और न्यू तरीके से सोचने में हेल्प करेगा, ताकि जो ये क्या करेगा, रिएक्टिंग टू एंजाइटी, मतलब जिससे कि क्या कर सके, जो भी एंजाइटी प्रोवोक सिचुएशन है उससे हम रिएक्ट कर पाएँ, तो हमारी थिंकिंग में चेंज करेगा हमको। एज पार्ट ऑफ द सीपीटी प्रोसेस, थेरेपिस्ट हेल्प क्लाइंट आइडेंटिटी एंड चैलेंजिंग नेगेटिव और unhelpful pattern of thinking and replace these thoughts and more relapse and more realized रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो ये जो सीपीटी प्रोसेस होता है और जो थेरेपिस्ट होते हैं ये हेल्प करते हैं क्लाइंट को कि वो क्या करें, चैलेंजेस को, जो नेगेटिव चैलेंजेस होते हैं उसको पहचानें, आइडेंटिफाई करें, और क्या करते हैं, अनहेल्पफुल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो थिंकिंग उनके हेल्प के लिए नहीं है, अनहेल्पफुल है, उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, यानी कि उसको चेंज करते हैं और और विथ मोर रियलिस्टिक और हेल्पफुल थिंकिंग के लिए उनको तैयार करते हैं, ठीक है। और एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं, एक तो सीपीटी हो गया, और एक्सपोजर थेरेपी में क्या करते हैं, एक्सपोजिव पीपल, यानी कि जो पीपल ऐसे होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं पैनिक डिसऑर्डर वाली सिचुएशन पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो या ऑब्जेक्ट हो, उनके सामने उनको ले जाएंगे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा डर है या उनको उनसे एंजाइटी है, तो ये क्या करता है कि दैट ट्रिगर अ फियर रिस्पॉन्स एंड विच उनको फिर उससे क्या करेंगे, ये उनके फियर को देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है और उसको टीच करेंगे कि कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है नए सिचुएशन और स्ट्रेटजीज में उसको
ढालते हैं, ठीक है, एक्सपोजर थेरेपी के लिए की हेल्प से। और पैनिक दूसरा होता है PFPP। PFPP का मतलब होता है पैनिक फोकस साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, ठीक है। और इसके थ्रू भी वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। इसमें इसका एम होता है कि अनकवर अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सपीरियंसेस दैट मे हैव इन्फ्लुएंसेस द पर्सन डेवलपमेंट ऑफ पैनिक एंजाइटी, ठीक है। तो ये जिससे भी पैनिक एंजाइटी हो रही है, पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है पर्सन की, उसको ये देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि किस चीज़ से ऐसा हो रहा है, किससे उसको ऐसा फील हो रहा है, एक्सपोज करते हैं उसको, ठीक है। फिर मेडिकेशन में इसमें एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ड्रग, इसमें देख सकते हैं SSRIs होती हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स, और इसके कुछ नाम है, यही सारी मेडिकेशन इसमें यूज़ की जाती हैं। फिर अदर में भी आप कोपिंग लिख सकते हैं कि कैसे वो इसका कोपिंग का कोप अप कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे इससे मूव ऑन कर सकते हैं, ये सारी। प्रॉपर अच्छी उसको डाइट लेनी, प्रॉपर स्लीप लेनी, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, और जर्नल्स का यूज़ करना है, जिसमें कि पैनिक अटैक वगैरह कुछ ऐसे जर्नल यूज़ करने हैं जिससे कि उसको पढ़ के हेल्प मिलेगी। एंड उसको प्रैक्टिस रिलैक्सेशन में इस तरीके के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में उसको वही है, सारी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के अंदर उसकी फैमिली, सोशियो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई उसकी बीमारी हुई थी पास्ट में, या कुछ सर्जरी हुई थी, या कुछ एक्सीडेंट हुआ था, पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री है, कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, या फिर मॉर्बिटल पर्सनैलिटी, ये सब उसको आपको हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। देन फिजिकल और मेंटल असेसमेंट भी नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हैं कि इसके साथ साथ फिजिकल और मेंटल असेसमेंट भी करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल क्लाइंट, तो इसमें असेस द प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम उसको देखने पड़ेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। तो गुड बाय, टेक केयर।